सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम ऐसा भाषण लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो निश्चित रूप से गुलामों को गुलामी का एहसास करा सकता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से कहते थे कि यदि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो निश्चित रूप से अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण जो होता है वो बाबा साहब शुरुआत में इस बात को कहते हैं, क्या आप गुलाम की तरह जीना चाहते हैं या इंसानों, आजाद इंसानों की तरह आप जीना चाहते हैं। समाज से इस बात को पूछते हैं और समाज क्या जवाब देता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी बात को लेकर बहुत खास होने वाला है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि समाज में जन जागरण पैदा करने के लिए बाबा साहब के इस स्पीच का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर आपको बात कर लेना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें इसी अंबेडकर संदेश के लास्ट में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सम्मानित साथियों, जरूर अंत तक बात कीजिएगा और उस प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको लगे कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा है तो जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जिसका विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं कि आप गुलामों की तरह जीना चाहते हैं या आजाद इंसानों की तरह। यही विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। चूंकि बाबा साहब का ये स्पीच लंबा है इसलिए हम यहाँ पर इसको 2 भागों में ब्रेक करते हुए पहले भाग के रूप में 433 पेज नंबर से 437 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। कुलाबा जिला उत्तर विभाग और ठाणे जिला दक्षिण विभाग के स्पर्शों की संयुक्त परिषद की तैयारी के लिए श्री गणपत महादेव यादव उर्फ मडके बुबा 15-20 दिनों से जिस इलाके में परिषद होनी थी वहां प्रचार के लिए गांव-गांव में घूम रहे थे। परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री रामकृष्ण गंगाराम भातनकर कुलाबा जिला लोकल बोर्ड के सदस्य हैं ने तैयारी बड़ी बारीकी के साथ बड़े उत्साह के साथ की। इसका फल भी उन्हें मिला। पनवेल में परिषद का अधिवेशन 29 फरवरी और 1 मार्च 1936 इन 2 दिनों में बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। संपूर्ण हिंदुस्तान के अस्पृश्य वर्ग के एकमात्र नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिषद का अध्यक्ष पद स्वीकारा था, इसलिए अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब शनिवार दिनांक 28 फरवरी 1936 के दिन मुंबई से अपने सहयोगियों के साथ स्पेशल मोटर से करीब 4:30 बजे निकले। उनके साथ में सूबेदार विश्राम गंगाराम सभातकर, वयोवृद्ध श्री संभाजी तुकाराम गायकवाड़, शिव तरकन बनमाली मास्टर, बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पनवेल के करीब के तलोजे के लोगों ने खास मंडप खड़ा कर डॉक्टर बाबा साहब का स्वागत करने का इंतजाम किया हुआ था। स्वागताध्यक्ष श्री रामकृष्ण राव भातनकर ने उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बाबा साहब को फूल मालाएं अर्पण की, गुलदस्ते दिए, फिर मोटर आगे चली। मंचमाला माइक, एक बार पुनः यहाँ पर हमें इस बात पे गौर करना होगा कि मंचमाला माइक का भरपूर उपयोग करते थे बाबा साहब। पनवेल गांव में पहुंचते ही मुसलमान व्यायामशाला और अंजुमन इस्लाम संस्था की ओर से फूल माला अर्पण की गई। इसके बाद सिद्दीक बुद्धा सेठ नाम के मुसलमान आदमी ने बाबा साहब को फूल माला अर्पण की। उनके बाद चमार समाज के श्री महादेव लक्ष्मण और महादेव मारुति आदि लोगों ने उनका सम्मान किया। इस तरह प्रेम से दिए पुष्पाणों का स्वागत स्वीकार करते करते शाम 7 बजे के आसपास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पनवेल के करीब के सूबेदार बाड़ा में दाखिल हुए। यहाँ उनकी सुविधा के लिए एक खास मंडप खड़ा किया गया था। इस मंडप में डॉक्टर बाबा साहब का आगमन होते ही महिलाओं ने वात्सल्य भाव से उनका स्वागत किया।
सौभाग्यवती लक्ष्मी बाई अर्जुन सिरावले ने महिलाओं की ओर से उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया, उन पर शुभ सूचक अक्षताएं चिपकाई। ये विधि मंगल विधि देखकर दर्शकों के मन में आनंद की लहरें उठने लगी। हमारे साथी आप देख रहे हैं बाबा साहब के स्पीच तक पहुंचते पहुंचते अब कार्यक्रम की किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यक्रम को खूबसूरती बढ़ाने की अगर बात करें तो यही छोटे छोटे कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम से पहले होते हैं, निश्चित रूप से ये उसकी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, उस कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब के जमाने में किस तरह से तैयारियां होती थी ये जानना हम सभी का परम कर्तव्य है। युवकों का उत्साह द्विगुणित हुआ। उनके मुंह से बाबा साहब के लिए विजय की कामना करने वाली ध्वनि निकलने लगी। फिर मेहमानों ने चाय पी और उसके बाद अलग अलग जगह से आए प्रतिनिधि कार्यकर्ता आज लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हर जगह से आए लोग अपनी दिक्कतों का वर्णन सुना रहे थे। उनमें मुख्यतः भोर संस्थान के सुधागढ़ तहसील के लोग भी थे। एक गांव की महारों की बस्ती पर इस परत से हिंदुओं द्वारा की गई अत्याचारी कार्रवाइयों के कारण उनका बहुत बुरा हाल था। इसलिए वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और वहां के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्री बीटी तांबे को वहां भेजा, प्रतिनिधित्व मंडल के तौर पर। श्री तांबे बहुत ही उत्साही सैनिक, अनुशासन के और कड़े तेवर वाले कार्यकर्ता हैं। उनके आने से लोगों के मन का डर नष्ट हुआ और वे संकट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह लेने के लिए वे पनवेल में आए हुए थे। शनिवार के दिन विषय तय करने वालों की बैठक हुई और दूसरे दिन के अधिवेशन के लिए 9 प्रस्ताव चुने गए। शुक्रवार से ही गांव-गांव से आने वाले लोगों का तांता लग गया। शनिवार की रात आने वालों की संख्या करीब 2000 तक पहुंच गई। पनवेल तथा आसपास के इलाकों में अस्पृश्यों की संख्या बहुत ही कम है। गांव में एक आध दो घर अस्पृश्यों के थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो 2000 लोगों का इकट्ठा होना काफी बड़ी संख्या थी। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए पोवाड़े अर्थात विशेष संगीत प्रकार और जलसों का आयोजन भी किया गया था। भीड़ को कैसे रोका जाए, भीड़ को कैसे अगले दिन तक के लिए यहां रोका जाए और उसे बोरियत भी महसूस ना हो, इसके लिए संगीत कार्यक्रम का इंतजाम किया जाता था। श्री घेटके का नासिक के सत्याग्रह पर आधारित पोवाड़े को श्री द्वारका कांत सेजवल ने पेश किया। जलसा पेश करने वाले 2 पढ़ यानी मंडलियां विशेष तौर पर मुंबई से बुलाई गई थी। लोक शिक्षा की नीति को अपनाकर दलित उद्धारक सुस्वर जलसा और नासिक जिला युवक संघ जलसा, इन जलसा करने वाली मंडलियों ने अपनी समाज सेवा को परिश्रम पूर्वक जारी रखा था। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे वहां इकट्ठा लोगों ने जुलूस निकाला। शुरुआत में श्री वसंत राव भातनकर ने लोगों को अनुशासन का महत्व बताया और जुलूस में शांति बनाए रखने की अपील की। बाद में एक कतार में 3-3 लोगों के साथ जुलूस निकलना तय हुआ। मुंबई के श्री अर्जुन राव साल्वी ने सभी लोगों को अनुशासन पूर्वक खड़ा किया, फिर जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत में पनवेल हनुमान व्यायामशाला यानी कि जिम के स्काउट का बैंड और बीच बीच में स्थानीय बाजे बज रहे थे। कायस्थ गली, ब्राह्मण गली, बाजार आदि गांव के प्रमुख रास्तों से गुजरकर करीब 11:30 बजे के आसपास जुलूस सभा स्थल पर पहुंचा। रास्ते में लोग जुलूस में शामिल होते गए और जुलूस और बड़ा होता चला गया। रास्ते में अंबेडकर जिंदाबाद, हिंदू समाज का धिक्कार है, भट्टशाही नष्ट हो, अंबेडकर कौन है, दलितों का राजा है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय आदि नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस में आगे श्री संभाजी गायकवाड़, श्री कमलाकांत चित्रे, दादा साहब पगारे, बनमाली मास्टर, भिकाजी, बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। कुछ समय पूर्व तक नालियों के किनारे किनारे दुबक कर कदम बढ़ाना महार समाज जो कदम बढ़ाता रहा था, ऐसा महार समाज आज छाती ठोक कर अपने परम प्रिय नेता का और अपनी जाति का जय घोष करता हुआ रास्ते पर जुलूस निकाल रहा था। ये देखकर लोगों के हृदय में डर सा पैदा हो गया। महारों के साय से भी दूर भागने वाले लोग गाड़ी घोड़े और लोगों का हुजूम देखकर रुक जाते थे। नाली के पास खड़े होकर महारों के जुलूस के लिए रास्ता बना रहे थे। सामान्य साथियों, किस तरह से बाबा साहब ने स्वाभिमान पैदा किया। हम चाहते तो सीधे बाबा साहब का भाषण सुना सकते थे, लेकिन बाबा साहब के समय, बाबा साहब की निगरानी में
कैसी वर्किंग होती थी, जिससे स्वाभिमान पैदा हुआ। संगठन शक्ति कैसे बढ़ती है? जब आप एक साथ चलते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, संगठन शक्ति बढ़ती है, मनोबल ऊंचा होता है। मेरे साथियों, जुलूस निकालने से समाज का मनोबल ऊंचा होता है, उसे अपनी यूनिटी का एहसास होता है। और सिर्फ अपने को ही नहीं, जो समाज शोषण अत्याचार करता है, शोषण अत्याचारी समाज के अंदर डर पैदा होता है ये जुलूस देखकर। इसलिए जुलूस कितना महत्वपूर्ण होता है आज के इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। जो समाज यहां बोला गया, जो महार समाज कभी नालियों के किनारे दुबक कर निकलता था, आज वो सीना तान कर मुख्य गलियों से, मुख्य चौराहे से, मुख्य बाजार से इस तरह का जुलूस निकाल रहा है। और इतना ही नहीं, जोरदार नारे बाबा साहब के लगाए जा रहे हैं। यह है महत्व जुलूस निकालने का। ये दृश्य देखकर लगता था मानो काल गति ने अपना रूप बदल लिया। हजारों सालों से पीड़ित हतभागी दलित वर्ग के आज भाग्य का आज अरुणोदय हो गया। जैसे लगता है गांव के नजदीक के आम्रवन में गाडेश्वरी नदी के तीर पर सभा मंडप खड़ा किया गया था। जुलूस के बाद सभी लोगों को अनुशासन से बैठाया गया। सभा की शुरुआत से पहले सभा मंडप खचाखच भर गया था। सभा में गांव के ही 40 से 50 इस परत से हिंदू लोग भी उपस्थित थे। कुछ ही देर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मित्र मंडली के साथ वहां हाजिर हुए। श्री अनंतराव चित्रे महार से और श्री गोविंद राव बिरघरकर खास इस परिषद के लिए उपस्थित हुए थे। बाबा साहब आए तब सबने उनके खड़े होकर अभिवादन किया, उनके नाम का जय घोष करते हुए उनका स्वागत किया। उसके बाद लड़कियों ने सुमधुर स्वर में स्वागत गीत गाया और स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषण की शुरुआत की। उनके भाषण के बाद उस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फूल माला अर्पण की गई। डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठा। परिषद का अध्यक्ष स्थान दिए जाने के बाद उन्होंने आभार व्यक्त किया और अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह हिस्सा मुंबई से काफी नजदीक होने के बावजूद आज से पहले मैं कभी यहां आ नहीं पाया। इसका मुझे खेद है। कई कारणों से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। लोगों में जागृत के लिए हजारों जगहों से मेरे लिए बुलावा आता है, लेकिन हर जगह मेरा पहुंच पाना संभव नहीं होता। मैं सतमुखी रावण नहीं है, यह बदन में राख मलकर जीने वाला सन्यासी भी नहीं हूं। आप लोगों की तरह ही मुझे भी अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। मैं भी आप लोगों की तरह हालात से लड़ने वाला आदमी हूं। आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने के बावजूद लंबा भाषण कर मैं आपको टंगा बैठाकर नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ एक मुद्दों के बारे में मैं बोलने वाला हूं। आपका क्या कर्तव्य है और आपको राह बताने की हैसियत से मेरा क्या कर्तव्य है, यही मैं आज आप लोगों से कहने वाला हूं। सज्जनों, पिछले हजारों वर्षों से आप इस देश में रह रहे हो। बाबा साहब कितनी सरल भाषा में समझाते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश ये यूनिक संदेश है मेरे साथी। उसी तरह बाबा साहब कहते हैं, उसी तरह आपके पड़ोसी भी यहां रह रहे होंगे हजारों वर्षों से। आप अपनी स्थिति पर गौर करते हुए अपने आस पड़ोस की स्थिति पर एक नजर डालिए। दोनों की स्थितियों की आपस में तुलना कीजिए। पहली बात अगर आपके ध्यान में आएगी तो वह यही है कि आप बाकी समाजों से गरीब हैं, दरिद्र हैं। अन्य समाजों के लिए रोटी कमाने के सभी दरवाजे खुले होने के कारण वे कई तरह के काम कर अपना जुगाड़ कर सकते हैं। उनकी स्थिति आप लोगों से उत्तम है। सभा में जाना है, इसलिए आप लोगों ने अपने रोज के फटे पुराने कपड़े छोड़कर थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। शायद सभा में आप अच्छी तरह से आए, इस बात का मुझे संतोष है। लेकिन आपकी असली स्थिति क्या है, ये आप ही में से एक होने के कारण मुझे अच्छी जानकारी है। मेरे सम्मानित साथियों, यहां पर ध्यान देने वाली बात, सभा में अच्छे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को देखकर बाबा साहब को खुशी होती है। मेरा यहां टोकना कहना यह जरूरी मैं समझता हूं कि कोई भी कार्यक्रम हो,
चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, रैली हो, कैसा भी कार्यक्रम क्यों ना हो, घर के बाहर आप कदम रखें तो कपड़े बेहतरीन पहने, बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहने, क्योंकि कपड़ों से इंसान का सम्मान, प्रथम दृष्टया सम्मान कपड़े पहनने या आपके पहनावे से ही, आपके साफ सुथरे कपड़े पहनने से ही आपका सम्मान होता है। हफ्ते में 3 दिन पेट भरकर खाना आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता और एक लंगोट, वो लंगोट भी जल्दी बदला नहीं जा सकता, इतनी बुरी हालत है आपकी। उसके खिलाफ बताइए सफेद पोष जो समाज है, यानी कि उच्च वर्ग की बात बाबा साहब करते हैं। समाज की स्थिति क्या है? आपकी तुलना में सैकड़ों गुना सुखी है वो। उनके घर पर खपरेले होती हैं, लेकिन अपने घर पर डालने के लिए आपको बांस या नारियल पत्ते भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिलते हैं। उनके घर में पीतल के बर्तन होते हैं और आपके घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं। ये आपकी दयनीय स्थिति है। इसका पहला और प्रमुख कारण है उनके लिए उपजीविका कमाने के जो रास्ते खुले हैं वे आपके लिए नहीं खुले हैं। आज आपको डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या पुलिस अफसर की बड़ी नौकरियां नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके बीच पढ़े लिखे नौजवान नहीं है। इसलिए ये बात अगर मान भी ले तो इनसे छोटे पद वाली भी कई नौकरियां होती हैं, वे भी आपको नहीं मिलती। वहां भी आपके लिए दरवाजे बंद हैं। पुलिस की नौकरी ही सही क्यों नहीं मिलती आपको? पुलिस की नौकरी, इस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। दूसरी तीसरी कक्षा तक पढ़े स्पृश्य समाज के किसी भी आदमी को ये नौकरी मिल सकती, लेकिन आपको वो जगह नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आप में ईमानदारी या सच्चाई की कमी है, क्योंकि आज की तारीख में माहरों से लाखों रुपयों का वसूला जाता है। इस वसूल ले जाने के कारण काम माहर ही करते आए हैं। ये वसूल ले जाने का जो कार्य है वो माहर ही करते आए हैं। वसूल के ले जाने में माहरों में कोई घपला नहीं हुआ है। माहरों ने दगलबाजी की हो, दोगलेबाजी की हो, ऐसा आज तक किसी के सुनने में नहीं आया है। तहसीलदार जैसे उच्च पद की नौकरियां वाले स्पृश्य समाज के लोगों से कई दगाबाजियां हुई हैं। इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये नौकरियों के बारे में हुआ। अन्य छोटे मोटे व्यवसाय लीजिए। अगर आप दूध, दही, मक्खन बेचने का धंधा करने की सोचेंगे ना, तो कोई आपसे ये चीजें खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपके छुए दूध, दही, मक्खन से लोगों का धर्म डूब जाएगा। सब्जी बेचने के बारे में सोचिए, वो बात दोहराई जाएगी। आप कहीं सिर उठा नहीं सकेंगे। आपकी हालत आज ऐसी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपने इस हालत के बारे में सोचा भी है? बाकी लोग बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई का प्रबंध करते हैं, इससे वे अपनी हालत सुधार सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर तरफ से आपकी राहें रोकी गई हैं। आज आपको इन सवालों पर सोचना होगा। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं या नहीं? आज तक आपको जिस कीचड़ में लोट लगाना पड़ा है, क्या आप हमेशा उसी कीचड़ में लोट लगाते रहेंगे जहां पैर के जूते जितनी भी आपकी हैसियत नहीं? क्या यही आप अपने आप को गले लगाते हुए रहना चाहते हैं? सीधे ही पूछना हो तो क्या आप गुलामी की तरह जीना चाहते हैं या आजाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं? इस बारे में आज आपको सोचना होगा। आपकी राह रोककर जो समस्याएं खड़ी हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपको सोचना होगा। समाज साथियों, यहां पर बाबा साहब ने समाधान भी दिया, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था, अंबेडकर संदेश लंबा हो रहा था। लंबा अंबेडकर संदेश किसी को पसंद नहीं, किसी के पास इतना समय नहीं कि वो लंबा भाषण सुन सके। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस भाषण को संक्षिप्त किया और हम अब दूसरे भाग में बचा हुआ शेष भाग लेकर जरूर उपस्थित होंगे, जिसमें बाबा साहब समाधान बताते हैं, ताकि इन सब समस्याओं से मूल समाधान कैसे होगा। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्यों और स्पृश्यों की सामाजिक स्थितियों की तुलना क्यों करते हैं? बाबा साहब अस्पृश्यों को कौन सा व्यवसाय रोजगार करने के लिए प्रेरित करते हैं और क्यों? आज के दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी और इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में,
ये जो सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। वैचारिकी सेंटर ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा निर्माणाधीन है। इसके अनुसांगिक संगठन बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति है, जिसके नाम से अकाउंट है, आईसी कोड है। आप इस पर अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।